आप ही ने तो आरटीआई डाली थी, क्या जवाब मिला? आज तक किसी को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि उस प्रशांत किशोर ने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। आप देखिए कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहाँ खुल रही है, गुजरात में। बुलेट ट्रेन कहाँ आ रहा है, गुजरात में। डायमंड का हब कहाँ खुल रहा है, गुजरात में। पहले से ही है गिफ्ट सिटी कहाँ आ रहा है, कि गुजरात में। तो एक सुनियोजित साजिश के साथ जो पूरब के जो राज्य हैं उनको दरकिनार करके इस देश के संसाधन को सुनियोजित साजिश के साथ पश्चिम के राज्यों में लगाया जा रहा है। जिस तरह से शादी कराने के काम करने के लिए पंडाल वालों को, सामियाना वालों को रखा जाता है, कई राजनीतिक दल, इसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, उन्होंने भी इनको रखा। तो कोई पंडाल सजाने वाला अचानक से आए मंडप में, बैठ जाए कि मैं ही दूल्हा हूं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और शाश्वत गौतम जो है अमेरिका रहे, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ पे छात्र संघ का चुनाव लड़े और पहले विदेशी छात्र थे जो छात्र संघ के नेता के तौर पे चुने गए। उसके बाद वो भारत लौटते हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, राहुल गांधी ने उनको पार्टी में शामिल करवाया। उसके बाद वो नीतीश कुमार, माफ़ करना, पहले नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ काम किया, फिर वो कांग्रेस पार्टी में गए और अब फिलहाल शाश्वत गौतम आरजेडी में हैं, एक अहम पद संभाल रहे हैं और आरजेडी में नीतियों को लेकर के बहस कैसे खड़ी की जाए उसके लिए पूरी एक टीम बना रहे हैं, जिसका फायदा पार्टी देख रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। तो इन्हीं शाश्वत गौतम को आज मैंने पकड़ा है बातचीत करने के लिए बिहार के मुद्दों पर, बिहार की राजनीति पर, बिहार की समस्याओं पर और बिहार में हो रहे आंदोलन पर जिससे कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और शाश्वत गौतम एक समय में प्रशांत किशोर पर एफआईआर भी करवा चुके हैं। आपके नाम का जिक्र बड़े स्तर पे तब आया था जब आपने प्रशांत किशोर पे कोई एफआईआर करवाई थी। अभी प्रशांत किशोर धरने पे बैठे हैं। प्रशांत किशोर पूरा 1.5 साल बिहार में पैदल घूम चुके हैं। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि वो बिहार को बदलेंगे अगर जनता का साथ मिला तो। आपके केस की क्या स्थिति है? केस एक अलग मुद्दा है। जो ज़्यादा बड़ा सवाल इस बात का है कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दों को लेकर के वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वह कहीं ना कहीं प्रायोजित मुद्दे हैं, जिसको लेकर के एक विपक्ष के खेमा को कमज़ोर करने की कवायद उनकी रहती है। उनके पास वो दृष्टिकोण तो नहीं था। नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स के प्रोपोगेटर में सबसे पहले भूमिका प्रशांत किशोर की रही है। हिंदुत्व की परिचर्चा करने में पूरे देश भर में वो खुद जो है कहते रहे हैं कि मैं अग्रणी भूमिका में रहा हूँ, और आज वो कहते हैं कि मैं नुमाइंदगी जो है अल्पसंख्यकों की भी कर रहा हूँ। तो उसमें विरोधाभास है। और राजनीतिक तौर पर जो प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं और उसका ज़मीनी तौर पर आप मूल्यांकन करिएगा तो उसमें बहुत बड़े लेवल की कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं। जैसे मसलन कि वह कहते हैं कि जो है शिक्षा की बात, उनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि उनकी खुद की शैक्षणिक योग्यता क्या है। आप ही ने तो आरटीआई डाली थी, क्या जवाब मिला? आज तक किसी को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि उस प्रशांत किशोर ने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। वो दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। विदेश रहे और मैं सर्टिफिकेट दिखा दे, प्रमाण दिखा दे, देश दुनिया का ऐसे किसी एक व्यक्ति का जिक्र कर दे कि वह प्रमाण कर दे कि वो किस कॉलेज में उन्होंने कहाँ से डिग्री ली है। आज तक क्या आपको पता है? आप लोग मीडिया के सभी साथियों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति की बातों में और करनी में जो विरोधाभास है उसको लेकर के मीडिया का कोई व्यक्ति सवाल नहीं उठाता है। प्रशांत किशोर जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके ऊपर आज तक किसी ने नहीं सवाल किया है। मैं आपको भी करूँगा और मीडिया के सभी साथियों को चैलेंज करता हूँ, पूछे कि उन्होंने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, सर्टिफिकेट दिखा दें अपना। आपने तो उनके साथ काम किया है ना? जी नहीं, मैंने कभी साथ नहीं काम किया, मगर एक ज़माना था जब मैं नीतीश कुमार के साथ मैं था। उस दौर में मेरे राजनीतिक पदार्पण करने से पहले वो उस समय नीतीश कुमार के साथ वो काम कर रहे थे, तो मैंने कभी साथ में काम नहीं किया। मगर यह मैं ज़रूर मानता हूँ कि प्रशांत किशोर के अंदर वह सूझबूझ समझदारी की कमी है, अभी उनमें गंभीरता नहीं है और बहुत जल्दी उतावले होने की उनमें ये रहता है, लाइमलाइट बटोरने की ललक रहती है। दो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी बातचीत के मुद्दे अलग हैं। ये तो एक टॉपिक है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये
बहुत लेना देना है इनका प्रशांत किशोर के साथ। आपने दो बड़े आरोप लगाए अभी बात करते हुए, एक क्योंकि उनका पूरा आंदोलन जो है वो प्रायोजित है, जी किसके द्वारा प्रायोजित आपको लगता है? देखिए क्या है कि एक विपक्षी खेमे को जो मूलभूत मुद्दों की बात करता है बिहार में, जो कि राष्ट्रीय जनता दल है, जो मूलभूत मुद्दों की बात करता है बिहार के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जो आरक्षण की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, अल्पसंख्यकों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, इन मुद्दों को डिरेल करने की कवायद है कि उनकी पॉलिटिकल जो फोर्स है, और ये रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले से रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी खेमे को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए बीएसपी के साथ जो है सांठगांठ किया, उसका प्रभाव उनको नजर आया। उसी तरीके से जो बिहार के अंदर भी कि वोटों का बंटवारा हो छोटे छोटे स्तर पर, तो ये इस तरीके के प्रायोजित खेम में आते रहते हैं। मगर ये हमारी और जो बिहार के लोगों की सूझबूझ के ऊपर निर्भर करता है कि उनको उनकी लड़ाई लड़ने वाले असल मुद्दों को लेकर के कौन से वो दल है। और हमारा ये मानना है और हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि जिन मुद्दों की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, इन मुद्दों को लेकर के कृषि, तो इन मुद्दों की जो लड़ाई जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, उसके सामने जो कोई दूसरा बहरूपिया जो संघी चोला पहन करके एक हमले, हाँ संघी चोला पहन करके ये लोग जो है घी कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग, ये लोग जो है कहीं से भी हम लोग की वैचारिक सोच के सामने टिकने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग तो मूलभूत से संघी विचारधारा के लोग पूरी नहीं किए और वो व्यक्ति फ्रॉड है। इसमें मैंने सबसे पहले ये बात कहा, आज से लगभग 3-4-5 साल पहले मैंने ये कहा था कि वो एक फ्रॉड है। वो इसलिए मैंने कहा कि उसके बारे में किसी को नहीं पता है उसका अतीत क्या है, उसकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, उसका पारिवारिक प्रकृति, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि वह अलग अलग दलों के अंदर जा करके उसने काम किया है। जिस तरह से शादी कराने के काम करने के लिए पंडाल वाले को, सामियाना वालों को रखा जाता है, कई राजनीतिक दल, इसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, उन्होंने भी इनको रखा। तो कोई पंडाल सजाने वाला अचानक से आए मंडप में बैठ जाए कि मैं ही दूल्हा हूं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। आपके हमले बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कुछ तो किया है बिहार में। खैर, मुद्दे से बदलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ शाश्वत गौतम, आप भी बाहर रहे, बाहर पढ़ाई लिखाई की, अच्छी खासी डिग्री जमा की, वहाँ भी काम किया, फिर आप बिहार आए, नीतीश कुमार के साथ कुछ साल रहे, फिर कांग्रेस पार्टी में भी कुछ साल रहे और अभी आप आरजेडी में हैं। जी, सवाल मेरा ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि आरजेडी विचारों की लड़ाई लड़ रहा है, तमाम चीजें, आरजेडी का एक अतीत भी है और उस अतीत में जाते हैं तो कई आरोप भी आरजेडी पे लगते हैं। आप लोग जो है नई पीढ़ी के लोग जो अब आरजेडी में सक्रिय हुए हैं, इस पार्टी को कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं या इसको लेकर जो परसेप्शन है उसको बदलने की क्या कोशिश हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से तेजस्वी यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल का कमान संभाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव वैसे भी देखने को मिला है। आप परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे पहले पंक्ति में महिलाओं की बात करें, महिलाओं की भागीदारी की बात करें। आज के समय में आप ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की मुख्यालय प्रभारी एक महिला है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी अगर पूरे बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग जिलों में जाकर के, तो सबसे पहला संवाद वो महिलाओं के बारे में कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने एक माई बहन योजना शुरू करने की बात कर रही है ताकि वो हर महिलाओं को 2500 रुपये महीने का सहयोग करे सरकार बनने के बाद। दूसरी बात है कि युवाओं को जोड़ने की बात, और जो मूलभूत मुद्दे हैं बिहार से जुड़े हुए, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, कृषि है, व्यवसाय है, इन मुद्दों को, सामाजिक न्याय है, इन मुद्दों की बात राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। वो सामाजिक, जातिगत और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ऊपर उठ करके, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा संदेश है कि एक भविष्य का बिहार कैसा हो, उसका वो उन्होंने विमर्श स्थापित किया है बिहार में। आपने ये कहा कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है, और क्या पार्टी प्रभारी, पार्टी कार्यालय प्रभारी, मुख्यालय प्रभारी, ये परिकल्पना एक महिला है, जैसे किसी ने कभी परिकल्पना नहीं किया था। जो चूंकि लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, जो हमारी आने वाले समय में हम लोग अगर सरकार बनाएंगे तो क्या कार्य योजनाएं हैं, उसको केंद्र में हम महिलाओं और युवाओं को सवाल मेरा ये है कि क्या आरजेडी ने खुद को इतना बदल लिया है कि कल को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो सिर्फ तेजस्वी यादव की पत्नी नहीं बनेगी या तेजस्वी यादव की बहनें नहीं बनेगी, दूसरी कोई पार्टी के कार्यकर्ता और नेता महिला बन सकती है? सीधा सवाल, आप सीधा सवाल मैं बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले बात कि तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को स्थापित किया है नेता के तौर पर,
उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा है और पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2 बार से हमारी पार्टी जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो स्वाभाविक तौर पे नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव जी का ही रहेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मगर जहाँ तक महिलाओं की हिस्सेदारी की बात है, आम कार्यकर्ताओं की बात है, तो आज के अगर आप देखेंगे तो संगठन को चलाने में, पार्टी की जो नीतिगत दिशा को तय करने में आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी है और उनके निर्देशानुसार जो है तेजस्वी जी भी काम कर रहे हैं। जो हमारे सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे विमर्श करके पार्टी अपना नीतिगत और अपना जो है मैनिफेस्टो बना रही है। आज के भी समय में आप जाइए बिहार के अंदर, हर जिले में जो तेजस्वी यादव जी गए हैं हाल के दिनों में, वह आम कार्यकर्ताओं से और बूथ के अध्यक्षों से, बूथ सदस्यों थे, बूथ कमेटी से, पंचायत अध्यक्षों से विमर्श कर रहे हैं। वो वीडियोस भी आए हैं जिसमें दिखता है तो कि वो आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरा सवाल है उसको कि थोड़ा सा तेजस्वी जी ने नीतिगत स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि सामान्य कार्यकर्ताओं, सामान्य लोगों की भागीदारी सत्ता में, संगठन में, दल गए। ये एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव है जो इस तरीके का काम जो है बिहार में पहले किसी राजनीतिक दल में नहीं किया गया है। चलिए यहीं से सवाल निकलेगा, उससे मैं इस बातचीत को खत्म करूंगा। याद रखिएगा, मैं लौट के आऊंगा यहाँ। जी बिल्कुल। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कई लोग बिहार में बिहार की समस्याएं गिनवा रहे हैं, अच्छी बात है जी। अपने कई लोग बदलाव की भी स्थिति बता रहे हैं कि भाई ये रास्ते हो सकते हैं। मैं आपसे अगर पूछूं, एक लंबा अनुभव है हर स्तर पे गवर्नमेंट के साथ काम करने का, बाकी नीतिगत मामलों पे काम करने का, आपके हिसाब से बिहार की 5 सबसे बड़ी समस्याएं क्या है और संक्षेप में उनके सुझाव, मतलब वो ठीक भी कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या वर्तमान में अभी बिहार की है, जिसको लेकर के विमर्श नहीं होता रहा है, कि बिहार में देश की लगभग 9% आबादी रहती है। तो जिस अनुपात में बिहार की आबादी है, उस अनुपात में केंद्र के द्वारा या जो सहयोग होना चाहिए आधारभूत संरचनाओं के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, सामान्य सुविधाओं के लिए, वह सहयोग केंद्र के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहाँ खुल रही है? गुजरात में। बुलेट ट्रेन कहाँ आ रहा है? गुजरात में। डायमंड का हब कहाँ खुल रहा है? गुजरात में। पहले से ही है। गिफ्ट सिटी कहाँ आ रहा है? गुजरात में। तो एक सुनियोजित साजिश के साथ जो पूरब के जो राज्य हैं उनको दरकिनार करके इस देश के संसाधन को सुनियोजित साजिश के साथ पश्चिम के राज्यों में लगाया जा रहा है। और इसका प्रमाण हमें देने की जरूरत नहीं है, यह आप सामान्य रूप से कहीं पर भी गूगल कर लेंगे या सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अभी वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत है कि बिहार को एक बड़े लेवल का सहयोग राशि मिलना चाहिए। केंद्र का अभी आ रहा है बजट और नीतीश जी तथाकथित डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। तथाकथित है ही डबल इंजन की सरकार। दिखता तो कुछ नहीं है जमीन पर। बिहार को क्या सहयोग मिला है केंद्र से? वह विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने वाले, वैसे तो शुरुआत इसकी सबसे पहली बात इस विमर्श को स्थापित करने वाली राष्ट्रीय जनता दल थी। राबड़ी देवी जी की सरकार में इसकी सब पहली बार चर्चा हुई थी। मगर नीतीश कुमार बार बार बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते रहे, तो क्यों नहीं, अब वो उनके सहयोग से बैसाखियों पर चल रही है केंद्र सरकार, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार नीतीश कुमार के कहने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे? एक आपने कहा भेदभाव हो रहा है केंद्र के साथ। जी बिल्कुल, केंद्र कर रहा है भेदभाव। दूसरी समस्या है कि जो बिहार सरकार की अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वह पूर्ण रूप से गलत है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि जिस अनुपात में हमारे शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, कहने के लिए बिहार सरकार का बजट 2.25 लाख या 3 लाख करोड़ का है, कहने के लिए 50,000 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में यह करें। मगर आप पता करिए कि कौन से ऐसे बिहार की यूनिवर्सिटीज हैं जिनका परीक्षा समय पर हो रहा हो। बिहार सरकार जो ठेकेदारी के कामों में जितना पैसा खर्च कर रही है, क्या उस अनुपात में शिक्षकों की बहाली कर रही है? क्या उस अनुपात में किताब कॉपियों की सुविधा मुहैया कर रही है? क्या समय पर परीक्षाएं हो रही हैं? बीपीएससी का जो मामला है अभी आपके सामने है कि उसकी जो पेपर लीक हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार बिहार के अंदर नौकरी से लेकर के एडमिशन के मामलों के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं तीसरी समस्या है कृषि को लेकर के। बिहार सरकार अभी तक जो है 3 रोड मैप ला चुकी है बिहार में। इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने आर्थिक रूप से उसके लिए जो है बजट किया, उसके बावजूद भी पिछले 15 सालों के अंदर बिहार का जो कृषि का जो उत्पाद है उसमें कमी आई है। धान में भी पैदावार में कमी, गेहूं में भी कमी,
दलहन में भी कमी। तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि प्राथमिकताएं गलत हैं, बड़े पैमाने पे लूटमाट हो रहा है और कई हजार करोड़ का है। कृषि मैं इसलिए भी बात कर रहा हूं कि 70% आबादी जो है हाँ, वो बिहार खेती की खेती बाड़ी में है, और एक ऐसा राज्य जो पूर्ण रूप से खेती बाड़ी में सम्मिलित हो, जिसकी बड़ी आबादी खेती कर रही है। जी बिल्कुल। वहां पर इतना महंगा डीजल हो, इतना महंगी ऊर्जा हो, आप बिजली का रेट आप देखिए कि पूरे देश में सबसे महंगा है। डीजल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है या ईंधन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो पूरे देश में सबसे महंगा है। तो एक कोई गरीब राज्य को आप टैक्स लगा के और गरीब कर रहे हैं, जहां आपको सहयोग करके उसको उठाना चाहिए तो उसको आप जो है नीचे ढकेल रहे हैं। तो सरकार की जो नीतिगत योजनाएं हैं बिहार को लेकर के वो बहुत ही गलत हैं। किसानों को सहयोग देने की बात होती है तो उस तरह का कोई सहयोग नहीं है। बीज तक भी बिहार के अंदर डुप्लीकेट मिल रहा है किसानों को। बिहार के अंदर खाद्य जो है स्मगल होकर के जो है नेपाल चला जा रहा है फर्टिलाइजर की बात हाँ, तो उसकी बहुत बड़ी किल्लत है। तो इन सब कारणों से जो है बिहार का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है और फिर उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ वो काफी जो है नहीं है। और बात ये देखिए कि बिहार का 9% आबादी जो है देश की 9% आबादी बिहार में है, मगर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 2% का है। तो भाई ये कंसिस्टेंट है। ये नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है बिहार में आज तक है, तो उनका जो है तथ्यात्मक रूप से अगर मूल्यांकन किया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है इकोनॉमिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे। तो ये एक समस्या है कि सरकार की जो योजनाएं होनी चाहिए, जो सरकार लोगों को मदद करती आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, वह योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाई हैं, जिसकी वजह से बिहार में अभी भी इतनी ज्यादा गरीबी है। एक और काउंटर सवाल निकला है, लेकिन आप आखिरी पॉइंट क्लियर करिए, पूरा कर लीजिए। 4 आपने बता दिए। जी बिल्कुल। और दूसरा है कि स्वास्थ्य को लेकर के बिहार के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, मगर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा पहलू इसलिए है क्योंकि वो बहुत खर्चीला विषय है। और ऐसे विषय के अंदर, ऐसे मुद्दे को लेकर के जो बिहार की जो अस्पताल व्यवस्था है, आप मूल्यांकन कर लेंगे सभी जिलों के अंदर, सभी प्रमंडलों के अंदर, तो बिहार के लोग जो है रोजगार के लिए मोटे तौर पर जो है दिल्ली या अन्य राज्यों में जाते हैं, मगर उसके साथ साथ वह अपने इलाज के लिए भी उनको अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये तो है, पटना में भी डॉक्टर्स के फीस भी बहुत ज्यादा है। फीस तो है ही, और उसको लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, मगर जो सरकारी अस्पताल हैं, आप चले जाइए पीएमसीएच की, उसकी हालत देख लीजिए, दयनीय स्थिति है। ना वहाँ डॉक्टरों के लिए सुविधा है, ना मरीजों के लिए सुविधा है। आप एम्स में चले जाइए जो नया बना गया है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आईजीआईएमएस के अंदर जो है सीमित संसाधनों में बड़े पैमाने पर मरीज हैं, और ढंग के अस्पताल नहीं होने से पूरे बिहार के अंदर एक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। और एक और जो पहलू है जिसको लेकर के बात नहीं होती है कि नरिशमेंट और न्यूट्रिशन को लेकर के बिहार के अंदर जितने बड़े पैमाने पे मिलावटी खाना बना करके बेचा जा रहा है, और सरकारी अधिकारियों की वजह की मिली भगत से दूध डुप्लीकेट, मावा डुप्लीकेट, घी डुप्लीकेट, तेल डुप्लीकेट, सरसों को पाम ऑयल के अंदर सरसों का इत्र मिला करके, फ्रेग्रेंस मिला करके सरसों तेल बना करके बेचा जा रहा है। अच्छा। मगर फूड इंस्पेक्टर्स किसी जिले के अंदर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं दिखते नहीं, कहीं दिखते हमें तो नहीं दिखे आज तक। बिल्कुल। तो 40 साल का मैं भी होने वाला हूँ, आप खुद इस बात के गवाह हैं। ये सब तो है कि लेकिन मेरा सवाल ये है शाश्वत जी कि इतना सब कुछ खराब है बिहार में नीतीश कुमार के शासन में, मान लेता हूँ आपकी बात जी, फिर ये स्थिति कैसे बनी कि आज नीतीश कुमार अगर हल्का सा बाया ताक दें तो आरजेडी नेतृत्व कहे कि आइए हमारे साथ मिलकर के अगली सरकार आपके साथ बनाते, एक रुक जाइए जी, बिल्कुल। और फिर वो थोड़ा सा दाया ताक दें तो बीजेपी कहती है कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। देखिए ये स्थिति कैसे है? फिर ये स्थिति आपने उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि 2020 के चुनावों में जो सीटें आई कि राजद के पास जितनी सीटें थी और एक जदयू अगर साथ में आती तो वो सरकार की मेजोरिटी में आते, और जदयू की जितनी सीटें आई अगर वो जो है जेडीयू बीजेपी के साथ चली जाती तो वो सरकार बनाती। ये एक वैसी परिस्थिति बनी। मगर ज़्यादा बड़ा बात ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो 17 महीने का सरकार के अंदर जो काम किया नीतीश कुमार के साथ, तो वो सारी योजनाएं जिसको लेकर के तेजस्वी जी 2020 में पूरे बिहार गए थे, जैसे उन्होंने उस समय कहा था कि मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो वही नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। मगर जब तेजस्वी जी आए बिहार में अंदर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको लोगों को ये भी सुनिश्चित करना है कि लोग अपने आप को
मजबूत कर सके, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और एक बड़े पैमाने पर सरकारी योजना का लाभान्वित भी हो सके। तो जैसे बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई तो पहली बार रोजगार की चर्चा हुई। आज जो नीतीश कुमार या बीजेपी के लोग कह रहे हैं रोजगार की बात, उसकी बुनियाद रखने वाले तेजस्वी यादव हाँ, थे। चर्चा तो शुरू हुई तेजस्वी यादव उस के तेजस्वी कहने के बाद। जी, तेजस्वी यादव के ही कार्यकाल में आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लेकर के एक बड़ा विमर्श शुरू हुआ। आप ये देख लीजिए कि अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण जो है 14% था, उसको जब सरकार बनी तो 18% का बात हुआ। बिहार के अंदर पहली बार पूरे देश के अंदर में जातिगत सर्वेक्षण कराया गया। आर्थिक सर्वेक्षण के तहत जो है, जो सवर्ण समाज के भी जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनको सहायता देने की बात की गई। तो जब हम सवर्णों के आंदोलन, सवर्णों का जो आरक्षण है 10%, उसका तो आप लोगों ने विरोध किया। नहीं, विरोध किया था उस समय, क्योंकि उसमें हमको लगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। मगर हम एक बात और कह रहे हैं, अब उस मसले पे पार्टी की क्या स्थिति है? हम अभी भी हमने पार्टी ने कहा है कि भाई सवर्णों का जो आरक्षण जो है केंद्र के द्वारा दिया गया है, उसको लेकर के पार्टी ने कभी आज के समय में नीतिगत स्तर पर अभी विमर्श नहीं कर रही है उसके विरोध में। मगर जो ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि उसमें जो लाभान्वित करने के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए, जब आपकी जमीन पर होंगे ही नहीं तो उनको लाभ आप क्या देंगे? जब नौकरी रहेंगी ही नहीं सरकारी, तो आप आरक्षण दे करके भी क्या फायदा कर लेंगे? तो हम तो ज्यादा बड़ा सवाल इस बात का कर रहे हैं कि हम नौकरी कैसे ये सृजन करें, ताकि जो आरक्षण भी है तो उसका लाभ मिल सके, चाहे सवर्णों को मिले चाहे अन्य वर्गों को मिले। ठीक उसी तरीके से चाहे वो शिक्षा की बात हो, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो बड़े पैमाने पर उसका क्रियान्वयन और सृजन जो है राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार बनी थी उस दौरान किया गया। भले उसकी बढ़ो आगे वो भले वो कहीं भी अब करे। तो नीतीश, अभी मैं गांव गया था तो मैंने देखा कि गांव-गांव में प्लेग्राउंड बन रहा है और गांव की जमीन चिन्हित करके उसको बनवाया जा रहा है। तो ये योजना की शुरुआत आप देखिए कि कहां से हुई है। यही नहीं, मोइनुल हक स्टेडियम की भी बात, जो प्लेग्राउंड बिहार में था, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उस समय तेजस्वी जी थे तो उन्होंने तुरंत तत्कालिक उसका रिव्यू करके उसका जीर्णोद्धार करने की, वहां पे 5 स्टार होटल बनाने की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान आ सके। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आप खिलाड़ी अगर मेडल जीतते हैं तो उनको रोजगार देने की बात। तो इस तरह के एक नया दृष्टिकोण की नीतिगत स्तर पर बात करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में जो तेजस्वी जी के ही मार्गदर्शन में बात हुई। चलिए, तेजस्वी जी के लिए अच्छी बैटिंग करते हुए शाश्वत जी ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल है आपका? आप पहुंचेंगे विधानसभा? आपके ऐसे लोगों को पहुंचना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, ठीक है, ये मेरे अपने सोचने की बात नहीं है। अगर मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूं, मैं वैचारिक रूप पे पार्टी के लिए कुछ काम करता हूं, मेरी अपनी एक सोच भी है और मैं उस लगन से काम करता हूं। ये पार्टी के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है पूर्ण रूप से कि उसको किस तरह के लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए देना है। और राजनीति में चुनाव लड़ना ही अंतिम सत्य नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत ऐसे काम होते हैं जिसका प्रभाव दूरगामी होता है, उसका सामाजिक बदलाव से बहुत ज्यादा सरोकार होता है। चलिए, राजनीति में जो व्यक्ति सक्रिय होता है उसकी इच्छा जरूर होती है चुनाव लड़ने की, ये भी फैक्ट है। बिल्कुल आखिर सवाल मेरा वो मैं लौटता हूं वहां पे जो मैंने सवाल पूछा था कि कभी कोई दूसरे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचेगा। मेरा सवाल ये यहां से शुरू होता है कि आरजेडी में आज नेतृत्व की क्षमता तेजस्वी यादव के ही पास है, ऐसा तो नहीं है। बहुत से कार्यकर्ता होंगे जिनमें नेतृत्व की क्षमता होगी। क्या वो कार्यकर्ता कभी उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां आज तेजस्वी यादव है? क्योंकि लालू यादव थे, आज तेजस्वी यादव हैं। बिल्कुल। उनके बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री रहे। उनकी एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी अभी चुनाव लड़ी थी। तो ये पूरा परिवारवाद का खेल तो दिखता है ना। आप ये बताइए, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा, मगर कभी आपने ये सवाल किया कि अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे कैसे हो गए? अभी बगल के झारखंड के राज्य में उसके मुख्यमंत्री की बहू को क्यों मिल गया? जीतन राम मांझी की बहू को कैसे टिकट मिल जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में अनुराग ठाकुर से मिलूंगा, जीतन राम मांझी से मिलूंगा तो मिलूंगा, पूछूंगा मैं। अभी आपसे विवेक ठाकुर, देखिए क्या आरजेडी की स्थिति जानना चाहता हूं मैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मूल्यांकन किसी भी पहलू का एक तरफा नहीं होता है, तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे ना आप मूल्यांकन कभी भी सिर्फ एक राजनीतिक दल का अलग से नहीं कर सकते हैं। आपको मूल्यांकन करना होगा तो व्यापकता में करना होगा। तो मैं ये परिप्रेक्ष्य इसलिए रख रहा हूं कि सुविधा के अनुसार विमर्श नहीं हो सकता है मीडिया का। अभी ये विमर्श जो है कई दफा होता है परिवारवाद का, तो उस सुविधा से होता है।
भाई जय शाह क्या हैं, वो कैसे आ गए, उन्होंने कौन सा ऐसा इंटरनेशनल मैच खेला कि जिस आधार पर वो जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए, फिर जो है आईसीसी के चेयरमैन बन गए। उनके पास तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, क्रिकेट का अनुभव नहीं था। उनसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर अनुभव क्रिकेट का तेजस्वी जी के पास है, मगर वह तो आईसीसी के चेयरमैन नहीं बने हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हम व्यापकता में देखें तो हर राजनीतिक दलों के अंदर जो राजनीतिक एक मजबूती होती है, ताकत होती है, वह कहीं ना कहीं मल्टी जनरेशनल होती है। उसका प्रभाव मल्टी जनरेशनल होता है, सामाजिक तौर पर भी, जातिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर। तो इस व्यवहारिकता के संदर्भ में चीज़ों को देखनी चाहिए। उस व्यवहारिकता के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल भी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी है, कांग्रेस भी है, अन्य दलें भी हैं। और रहा सवाल आम कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का, तो यह कोई नहीं जानता है कि हमारे पार्टी के अंदर जो सबसे नीचे स्तर पर जो तबका है, जो लोग कभी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, कौन थे मुसाफिर पासवान, जिनको जो है पार्टी ने टिकट देकर के विधानसभा में भेजा। भाई सबसे नीचे तबके पे अभी भी हमारे पार्टी के अंदर कम से कम ऐसे 20 एक विधायक होंगे जिनके पास कुल जमा पूंजी 5 लाख रुपए की नहीं होगी। तो पूरे, और मैं सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य नहीं कह रहा हूं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात सत्ता में हिस्सेदारी की जब होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति और एक पद नहीं होता है। व्यापकता में देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के 80 में से 50 ऐसे विधायक होंगे, 30 प्रवक्ताओं में से 20 ऐसे प्रवक्ता होंगे जिनका कोई राजनीतिक पारिवारिक इतिहास नहीं रहा है, फिर भी उनको हिस्सेदारी मिली है। अभी हमारे जो लोग जो है लोकसभा में जीत करके आए हैं, वो लोग जो है बहुत जमाने तक उन्होंने संघर्ष किया है। तो ऐसा नहीं है विधानसभा के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई अंतिम सत्य नहीं है। तेजस्वी जी अगर देश के मुख्यमंत्री बनेंगे किसी राज्य के, तो ऐसा नहीं है कि कोई उप मुख्यमंत्री कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी परिस्थितियां हर पार्टी में आती हैं। पार्टियां तभी चलती हैं जब तक वह आम लोगों की भावनाओं का ना ख्याल रखे, आम कार्यकर्ताओं की भावना का ना ख्याल रखे। और हमारी पार्टी ना ख्याल रखें कि रखें, मैं कह रहा हूं कि ऐसी पार्टी कभी भी नहीं चल सकती है जो अगर वह पार्टी वह आम कार्यकर्ताओं की भावना का ना ख्याल रखे। और हमारी पार्टी मूल रूप से आम लोगों की पार्टी है, जमीन से जुड़े लोगों की पार्टी है। और वह यह हमेशा निश्चित करती है कि उनकी अधिकारों की, उनकी मूल भावनाओं की रक्षा नीतिगत स्तर पर भी हो, राजनीतिक स्तर पर भी हो, और सरकार के हिस्सेदारी के भी स्तर पर। चलिए, इस पे तो हम लोग बहुत घंटों बात कर सकते हैं। परिवारवाद राजनीति में एक ऐसा टॉपिक है, इस पे घंटों बतियाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे बिहार के कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।